चलिए गाइस शुरू कर लेते हैं। आज का प्रैक्टिस सेट देखिएगा, यहाँ पर बहुत कम समय बचा है आपके पास। जितना ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं उतना ज़्यादा क्वेश्चन कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री के क्वेश्चनों को देख लेते हैं जो 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने हैं। तो ठीक है, पहला यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि अकबर के अधीन मीर बख्शी को किस विभाग की देखभाल करने की आवश्यकता थी। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा जो अकबर के अधीन मीर बख्शी थे उनको कौन सा विभाग सौंपा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सैन्य मामलों का। ठीक है, किस चीज़ का? सैन्य मामलों का इनको विभाग सौंपा गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कहते हैं कि भारत के गवर्नर जनरल के कार्यालय में पहली बार वायसराय की उपाधि किस वर्ष जोड़ी गई थी। ठीक है, जो वायसराय हैं आप लोग सुनते हैं, तो इसकी उपाधि जो है पहली बार जब जोड़ी गई वो डेट कौन सी थी? तो याद रखेंगे 1858 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1858 में इसमें वायसराय की उपाधि जोड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत से बौद्ध धर्म कश्यप मातंगा द्वारा किस वर्तमान क्षेत्र में लाया गया था। ठीक है, बौद्ध धर्म जो कश्यप मातंगा द्वारा किस वर्तमान क्षेत्र में लाया गया था, ये यहाँ पे लाया गया था आपका चीन में। ठीक है, चीन में जो बौद्ध धर्म पहुँचाया गया वो कश्यप मातंगा के द्वारा पहुँचाया गया। तो आप लोग जानते हैं कि चीन में सबसे ज़्यादा बौद्धिस्ट रहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कहते हैं सिंधु हड़प्पा सभ्यता का समय काल कितना है। ठीक है, सिंधु हड़प्पा जो सभ्यता है उसका समय काल जो है वो कितना माना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व के बीच में इसको माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो आपका डी है एकदम करेक्ट हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता का काल जो है 1750 ईसा पूर्व 2500 ईसा पूर्व वाला ऑप्शन है सही एकदम। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं अब द्वितीय अशोक के नाम से किसे जाना जाता है। ठीक है, द्वितीय अशोक के नाम से जो जाना जाता है वो कौन हो जाएंगे? प्रश्नों का लेवल आप लोग खुद समझ रहे हैं, काफ़ी अच्छा है। तो ये कनिष्क हो जाएंगे। ठीक है, कनिष्क जो हैं ये द्वितीय शासक अशोक के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिएगा, तो कहते हैं यहाँ पे अब इंडियन नेशनल मूवमेंट राष्ट्रीय आंदोलन के 5 क्वेश्चन को देख लीजिए। तो कहते हैं कि इनमें से कौन सा स्थान नमक आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, अब नमक आंदोलन से इनमें से कौन सा स्थान संबंधित है? तो आप लोग सभी जानते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धरसाना। ठीक है, जो धरसाना जगह है वो बेसिकली नमक आंदोलन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं कि उल्लेखनीय समाचार पत्र संबद्ध प्रभाकर किससे द्वारा प्रकाशित किया गया था। ठीक है, एक समाचार पत्र है जिसका नाम है यहाँ पर क्या? संबद्ध प्रभाकर। वह किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? तो याद रखेंगे ईश्वर चंद्र गुप्ता के द्वारा। ठीक है, ईश्वर चंद्र गुप्ता के द्वारा इस उल्लेखनीय संबद्ध प्रभाकर को प्रकाशित किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कहते हैं सरोजिनी नायडू कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी। ठीक है, आप सरोजिनी नायडू के द्वारा आप सभी लोग जानते हैं कि 1925 में जब कानपुर का अधिवेशन हुआ था वो इसके द्वारा अध्यक्षता करेगी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द किया गया था। ठीक है, अब बंगाल का विभाजन रद्द किया गया था 1911 में। किसके द्वारा? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा इसको रद्द किया गया था। और 1905 में इसको किसके द्वारा प्रभावित किया गया था? तो दोस्तों वो हो जाएंगे कर्जन। ठीक है, कर्जन के समय में ये हुआ था और रद्द हुआ था यहाँ पे लॉर्ड हार्डिंग के समय में 1911 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कहते हैं सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश जो पुस्तक है वो लिखी जाती है दयानंद सरस्वती के द्वारा। किसके द्वारा? दयानंद सरस्वती के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ पे, तो कहते हैं ज्योग्राफी के 5 क्वेश्चन। प्रश्नों का लेवल काफ़ी अच्छा है, अलग अलग सेक्शन के हिसाब से आप आपको करा रहे हैं। तो कहते हैं कि मालवा का पठार निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है। ठीक है, अब जो मालवा का पठार है वो किस राज्य का बेसिकली हिस्सा नहीं है? तो याद रखेंगे ये आपका हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, अब जो मालवा का पठार है राजस्थान से होते हुए गुजरात, मध्य प्रदेश इन सब क्षेत्रों में पाया जाता है, महाराष्ट्र में नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 जो कहता है इनमें से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है। ठीक है, कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है? तो 2 में करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा यहाँ पर आपके लिए राइट आंसर हंगरी। ठीक है, हंगरी जो देश है ये एक स्थल मतलब क्या है? एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, यानी कि इसके चारों तरफ जो है वो कंट्री हैं, ना कि कोई कोस्टल एरिया है, ना समुद्र वगैरह कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो क्या है? चारों तरफ उसके देसी देश हैं, तो वो हंगरी उसी को कहते हैं स्थल रुद्ध यानी कि लैंड लॉक कंट्री। अगला क्वेश्चन कहता है केसर का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है। ठीक है, केसर का उत्पादन कौन करता है एकमात्र राज्य, इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो याद रखेंगे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जम्मू और कश्मीर में केसर का उत्पादन किया जाता है, ये भारत का एकमात्र राज्य है। अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पर कि अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र की खोज कब करेगी। ठीक है, अब ओजोन छिद्र की जब खोज करेगी, आप लोग जानते हैं ओजोन का फार्मूला O3 होता है और समताप मंडल में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। अब इसकी खोज जब करी गई थी तो वो डेट थी 1985। ठीक है, 1985 में इसकी खोज करी गई थी।
अगला क्वेश्चन, भारत की तटरेखा कितनी लंबी है? ठीक है, भारत का जो कोस्टल एरिया है, जो तटरेखा है, वो कितना लंबा है? तो याद रखेंगे इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे 7500 किलोमीटर, यानी कि 7500 किलोमीटर का पूरा जो हमारा जो लेंथ है वो भारत की तटरेखा है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा किसके पास है? गुजरात के पास। ठीक है, सबसे ज़्यादा तटरेखा किसके पास है? गुजरात के पास है। अगला क्वेश्चन देखिएगा तो कहते हैं यहाँ पे इकोनॉमिक्स के 5 क्वेश्चन। तो इसमें कहा गया कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने आरंभिक सार्वजनिक पेशकश जो आईपीओ है के साथ किस वर्ष पूंजी बाजार में प्रवेश किया था? ठीक है, तो याद रखेंगे ये हो गया 1996 में। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने 1996 में अपना आईपीओ लॉन्च किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा तो कहते हैं उर्वरकों के कारण किस तत्व का अत्यधिक उपयोग होता है? ठीक है, उर्वरकों के कारण किस तत्व का अधिक उपयोग किया जाता है? जो हमारे फर्टिलाइजर्स होते हैं उसमें उपयोग किया जाता है नाइट्रोजन का। ठीक है, नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है उर्वरक में, यानी कि फर्टिलाइजर्स में। अगला क्वेश्चन कहता है कि बॉम्बे सेंट्रल इंडिया स्पिनिंग वीविंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की स्थापना किसने करी थी? ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर बताइए। तो क्या हो जाएगा 3 का राइट आंसर? वो हो जाएगा यहाँ पे जमशेद टाटा। ठीक है, जमशेद टाटा इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए तो कहते हैं यहाँ पे रियल इस्टेट, जो आप जानते हैं ना कि रियल इस्टेट जो कहा जाता है, विनियमन और विकास अधिकरण जो है कब पारित किया गया था? रियल इस्टेट वाला। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? वो आपके लिए हो जाएगा यहाँ पे 2006। ठीक है, 2006 में रियल इस्टेट विनियमन और विकास अधिनियम पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन दिखेगा तो कहते हैं यहाँ पे कि जो अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा जारी बैंकों के जमा प्रमाण पत्र के लिए न्यूनतम अवधि क्या है? ठीक है, ये इकोनॉमिक्स के प्रश्न थोड़ा सा आपको कठिन पड़ सकते हैं। तो अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा जारी बैंकों के जमा प्रमाण पत्र जो होते हैं उनकी न्यूनतम अवधि कितनी होती है? तो 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके लिए यहाँ पर, वो हो जाएगा 15 दिन। ठीक है, उसमें कितनी होती है? 15 दिन होती है। लेवल का क्वेश्चन आपको पढ़ना चाहिए ताकि अगर कठिन भी आ जाए तो वो भी आप कर सकें। अगले क्वेश्चन में कहते हैं यहाँ पर कि आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लेना है कि संविधान से क्वेश्चन देख लेंगे। तो कहा गया संसद किस वर्ष नागरिकता अधिनियम पारित करती है? ठीक है, किस वर्ष नागरिकता अधिनियम पारित किया जाता है संसद की तरफ से? तो ये हो जाएगा 1955 में। ठीक है, 1955 में जो संसद के द्वारा नागरिकता अधिनियम पारित किया जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के तहत 6 मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं? ठीक है, 6 मौलिक अधिकार जो हैं ये स्वतः निलंबित हो जाते हैं। तो याद रखेंगे किस अनुच्छेद के टाइम? तो याद रखेंगे वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 358। ठीक है, 358 के तहत ये आपका होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा तो कहते हैं कि किस सिफारिश, चलिए मैं पूरा क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ। तो किस समिति ने सिफारिश की न्याय पंचायतों को विकास पंचायतों से अलग निकायों के लिए रूप रखा जाना चाहिए था? ठीक है, उन्होंने क्या कहा था कि न्याय पंचायत जो है उसको विकास पंचायतों से अलग रखा जाए निकायों में। तो इसमें इसकी कौन सी समिति जो यहाँ पे गठित की गई थी इसके लिए? तो वो हो जाएगी अशोक मेहता समिति। ठीक है, अशोक मेहता समिति बेसिकली यहाँ पर इसकी यहाँ पर वकालत करी थी इन्होंने। अगला क्वेश्चन कहता है कि आईपीसी की धारा कहती है कि अगर 7 साल से उम्र का कोई बच्चा कोई अपराध करता है तो वह अपराध नहीं है। तो किस धारा में मेंशन है? ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 82 में। ठीक है, 82 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए तो कहते हैं राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित जो चीज़ें हैं उनको देख लेते हैं क्या इसमें सही नहीं होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा बेसिकली सही है वो पूछा गया। ठीक है, माफ़ कीजिएगा। तो इसमें जो पहला पॉइंट है कहता है एक राज्यपाल 5 साल की अवधि के लिए पद धारण करता है, ये बात बिल्कुल सही है। बाकी पॉइंट जो है यहाँ पर वो गलत हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए तो यहाँ पे साइंस के 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने हैं। तो जनरल साइंस की अगर बात कर लीजिए तो कहते हैं क्वेश्चन नंबर 1 कि कौन मांसपेशियों की गति में शामिल है? ठीक है, निम्न में से जो मांसपेशियों की गति होती है उसमें कौन शामिल है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे मायोसिन। ठीक है, जो मायोसिन होता है ये मांसपेशियों की जो मसल्स हैं उनकी जो मोशंस होता है, जो उनका मूवमेंट होता है उसमें ये शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए तो कहते हैं जीन के अस्तित्व का सुझाव सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया? ठीक है, जीन के अस्तित्व का सुझाव की अगर बात कर लेंगे तो यह किसके द्वारा दिया गया? तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ग्रेगर मेंडल। ठीक है, ग्रेगर मेंडल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिनकी अस्तित्व का सुझाव ग्रेगर मेंडल के द्वारा दिया गया। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि कोई पिंड अपनी
चाल को 1.5 गुना कर देता है तो उसकी गतिज ऊर्जा पे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, गतिज का मतलब क्या होता है, जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है उस पर क्या फर्क पड़ेगा अगर वो अपनी चाल को 2.5 गुना कर देता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा यहाँ पर वो 1.5 गुना कर देगा अगर, तो उसका क्या हो जाएगा फर्क, वो हो जाएगा 2.25 गुना बढ़ जाती है। ठीक है, क्या होगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी 2.25 गुना बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं यहाँ पे आपका जो सार्वत्रिक गैस नियतांक है ना, वो का उसका मान कितना होता है। ठीक है, जो गैस नियतांक है उसका मान कितना होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 8.31 जूल मोल पर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम सर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कहते हैं कि इनमें से किस अल्केन का क्वथनांक अधिक होता है। ठीक है, किस अल्केन का जो है क्वथनांक है वो अधिक होता है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा यहाँ पे हेक्सेन। हेक्सेन जो है इसका क्वथनांक सबसे ज़्यादा होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी जो है वो एकदम करेक्ट भी होगा। चलिए ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, तो दोस्तों यहाँ पे चलिए करंट अफेयर के प्रश्नों को देख लेते हैं कि 10 करंट अफेयर का एग्जाम में आना है, तो उसको चलिए देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे कहता गया है कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने निम्न में से किस शहर में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया है। ठीक है, भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है, हैदराबाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बनता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहते हैं इस साल G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए निम्न में से किस देश ने G7 की अध्यक्षता ली है। ठीक है, इसकी मेजबानी इस बार कौन करने वाला है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जर्मनी। ठीक है, जर्मनी जो है G7 की अध्यक्षता करने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहते हैं भारतीय मूल की कैप्टन जो है हरप्रीत चंडी को दक्षिणी ध्रुव पर पहुंची वो किस देश की सेना में है। ठीक है, तो देखिएगा जो हरप्रीत चंडी है ये बहुत ही यहाँ पर आप लोग जानते हैं फेमस है कि दक्षिण ध्रुव पर ये पहुंची थी। तो अब ये किस सेना में है याद रखेंगे, याद रखें इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप लोग जानेंगे कि ये हो जाएंगी ब्रिटेन की। ठीक है, भारतीय मूल की हैं लेकिन ये ब्रिटेन की तरफ से थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कहते हैं विनोद कन्नन को निम्नलिखित में से किस एयरलाइन ने अपना अगला सीईओ नियुक्त किया है। ठीक है, अगला सीईओ जो है वो किसके द्वारा नियुक्त किया गया है, तो आप इसका राइट आंसर कहेंगे ऑप्शन नंबर 4 का, वो हो जाएगा है विस्तारा। विस्तारा एयरलाइंस जो है उसको विनोद कन्नन का उनको सीईओ नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ कितने साल में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है। ठीक है, कितने साल के बाद यहाँ पर उन्होंने अपना पहला टेस्ट मैच जीता, तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर 21 साल। ठीक है, 21 साल के बाद उन्होंने अपना पहला टेस्ट मैच जीता था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कहते क्या हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने नए अस्थायी सदस्यों का चयन किया गया है। ठीक है, जो संयुक्त राष्ट्र परिषद है उसके कितने नए स्थायी जो सदस्य हैं उनका चयन किया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 4। ठीक है, टोटल 4 नए स्थायी सदस्यों का चयन इसमें किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कहते हैं वित्त मंत्रालय ने 1 जनवरी से MF यॉन फैब्रिक पर कितने % GST की अधिसूचित यहाँ पर किया है, यानी कि कितने % GST यहाँ पर उस पर अधिसूचित किया है, तो याद रखेंगे ये हो जाएगी 12%। ठीक है, यॉन फैब्रिक पे 12% यहाँ पे जो है GST वो अधिसूचित करी गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो कहता है 8 में, तो कहते हैं कि 10 फ्लैश पॉइंट 20 ईयर्स नामक पुस्तक जो है वह किस वरिष्ठ कांग्रेसी नेता के द्वारा लिखी गई जो दिसंबर 2021 में रिलीज हुई। ठीक है, दिसंबर 2021 में रिलीज हुई है। ये क्या है यहाँ पे 10 फ्लैगशिप पॉइंट 20 ईयर्स। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर मनीष तिवारी के द्वारा इस पुस्तक को रिलीज किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं यहाँ पे कच्चे तेल की कीमत को स्थिर करने के उद्देश्य से भारत अपने सामरिक भंडार में कितने लाख बैरल कच्चा तेल निकालेगा। ठीक है, तो 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर 50 लाख होगा। ठीक है, 50 लाख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो कहा गया कि भारत में संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है। ठीक है, जो भारत है उसमें संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग जानते हैं 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, कब 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा, जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम आने हैं तो उनको जल्दी से देखते हैं। तो जो फायदोमीटर होता है उसका उपयोग किस चीज़ को मापने के लिए किया जाता है, तो आप सभी लोग जानते हैं जो फायदोमीटर होता है उसका उपयोग किया जाता है यहाँ पे समुद्र की गहराई मापने के लिए। ठीक है, समुद्र की गहराई को मापने के लिए फायदोमीटर का उपयोग हम करते हैं। अगला क्वेश्चन कहते
कहता है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है वो किससे माना जाता है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है वो कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपके लिए यहाँ पे मुंबई। ठीक है, मुंबई जो है ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है एकदम करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कहते हैं 2017 में स्वच्छ भारत मिशन के लिए नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। अब स्वच्छ भारत एम्बेसडर यहाँ पे मिशन जो है उसके लिए यहाँ पर जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे वो कौन थे, तो याद रखेंगे शिल्पा शेट्टी। तो बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, चलिए पता नहीं जीएस में क्यों डाल दिए हैं। फिर कहते हैं कि निम्न में से कौन सा नदी उपजल द्वारा पुनर्भरण करती है। ठीक, कौन सी नदी जो है ये उपजल द्वारा पुनर्भरण करती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे जो नर्मदा नदी है ये उपजल के द्वारा जो ये मतलब कहते हैं पानी इसमें कम हो जाता है तो पुनर्भरण करती है किसके द्वारा, उपजल के द्वारा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहते हैं 5 में कि निम्नलिखित में से कौन मीथेन का प्रमुख स्रोत नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि इनमें से कौन मीथेन का प्रमुख स्रोत नहीं है। ठीक है, कौन मीथेन का प्रमुख स्रोत नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे पर्वतीय नदियाँ। ठीक है, पर्वतीय नदियाँ जो हैं ये प्रमुख स्रोत नहीं होती हैं मीथेन का। अगला क्वेश्चन कहता है कि महात्मा गांधी ने 1918 में गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह किसके समर्थन में शुरू किया था। ठीक है, जो खेड़ा आंदोलन है बेसिकली जो खेड़ा सत्याग्रह है ये किसके समर्थन में शुरू किया गया, तो 6 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि किसानों के समर्थन में खेड़ा आंदोलन 1918 में गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन कहता है कि वायु में ध्वनि तरंग किस रूप में होती है। ठीक है, वायु में जो ध्वनि तरंग है वो किस रूप में होती है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर होगा आपके लिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुदैर्घ्य। ठीक है, अनुदैर्घ्य जो है ये वायु में ध्वनि तरंग ये इस रूप में होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं 8 जीवन किसके द्वारा लिखित पुस्तक है। ठीक है, एक पुस्तक है जिसका नाम है 8 जीवन। ठीक है, ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो याद रखेंगे इसका करेक्ट आंसर होगा आपके लिए यहाँ पर राजा मोहन गांधी द्वारा। ठीक है, राजमोहन गांधी के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है जिसका नाम है 8 जीवन। अगला क्वेश्चन कहता है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी। ठीक है, किस संविधान संशोधन के द्वारा ऐसा किया गया कि 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 इनका आपके लिए बिल्कुल सही होगा। वो होगा क्या, 31 मतलब क्या होगा यहाँ पर, चलिए इसका क्वेश्चन आंसर देते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो 1973 में एक संविधान संशोधन होता है 31वां या संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1973 कहलाता है। इसी के तहत क्या किया जाता है, 525 से बढ़ा करके सीटों को 545 कर दी जाती हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि नोबेल पुरस्कार के पहले एशियाई विजेता कौन है। ठीक है, जो नोबेल पुरस्कार है इसके पहले एशियाई विजेता कौन है, तो ये हो जाएंगे रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर को यहाँ पर गीतांजलि के लिए मिला था और 1913 में इनको यह दिया गया था। ठीक है, तो जनरल अवेयरनेस के प्रश्नों को भी हम कर लिए हैं। अब चलते हैं अगले। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर सकते हैं और बाकी वीडियोस जाकर भी चेक कर सकते हैं कि प्रश्नों का लेवल काफ़ी शानदार रखा गया है। तो क्वेश्चन नंबर देखिए अगले, तो कहते हैं यहाँ पर हिंदी के 5 क्वेश्चन आने हैं आपके, उसको हम देख लेंगे। तो हिंदी में 5 क्वेश्चन में देखिए, तो कहते हैं जिसके समान दूसरा ना हो। ठीक है, जिसके समान दूसरा ना हो तो उसके लिए क्या हो जाएगा, जो यूज होगा शब्द वो होगा अप्रतिम। अप्रतिम का मतलब होता है इसके समान कोई दूसरा नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम क्या होगा। ठीक है, जो कपीस है इसमें प्रयुक्त संधि का जो नाम क्या होगा, देखिए कप प्लस इस इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। तो अब इसमें देखेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर दीर्घ संधि हो जाएगा। ठीक, कपीस में क्या है, एक दीर्घ संधि होती है। ऑप्शन नंबर 20 का एकदम करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं कलुष का विलोम शब्द क्या होगा। ठीक है, जो कलुष है इसका विलोम शब्द क्या होगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर याद रखेंगे निष्कलुष। ठीक है, निष्कलुष जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी एकदम सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कहते हैं यहाँ पे कि अनंत का पर्यायवाची शब्द क्या है। ठीक है, अनंत जो है इसका पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो इसका राइट आंसर आप सभी लोग जानते हैं निस्सीम हो जाए। क्यों, निस्सीम का भी मतलब बिल्कुल ऐसे ही सेम होता है कि उसका भी मतलब क्या होता है कि कोई भी अंत नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं होता उसको अनंत या फिर निस्सीम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं कि तितली जो है वो किसकी रचना है। ठीक है, तितली जो है वो किसकी रचना है, तो 5 में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की जो है ये तितली एक रचना है, एक ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो इंग्लिश के 5 क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, चलिए देखिए, कहते हैं कि प्लीज डोंट लाफ
डैश दोस बेगर, ठीक है। अब यहाँ पे कहते हैं ना कि आप हंसिए मत उन बेगर्स पे, तो यहाँ पे जो प्रीपोजिशन फिल होगी वो कौन सी हो जाएगी, एट दोज बेगर, यानी कि उनके ऊपर आप हंसे मत भिखारियों के ऊपर, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि इसमें से आपको एक सेंटेंस जो है बताना है कि किस चीज़ का सेंटेंस है, ठीक है। चलिए मैं पढ़ के बताता हूँ, यानी कि इसका सेंटेंस का टाइप बताना है। तो व्हेन आई रीच्ड द बुक स्टोर ऑल द कॉपीज हैड ऑलरेडी बीन सोल्ड, ठीक है। अब देखिए थर्ड फॉर्म आपको मिल गई है, तो इसका मतलब क्या है, ये तो पास्ट का तो है, लेकिन अब पास्ट में कौन सा हो जाएगा, तो देखिएगा ऑलरेडी बीन सोल्ड, ठीक है। बीन भी लग गया तो आप समझ गए होंगे कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। और यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगती है इसमें, आप लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे कहता है रेवेनस का जो एंटोनिम्स होगा क्या होगा, ठीक है। रेवेनस का एंटोनिम्स होगा वो क्या होगा, तो जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका एजॉग्स, ठीक है। एजॉग्स जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये एंटोनिम्स हो जाएगा रेवेनस का। अगला क्वेश्चन कहता है कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है। जो सही यहाँ पे स्पेलिंग है वो आपको बतानी है, तो चलिए इसमें देख लेंगे। तो क्या हो जाएगा, जो मोनोटोनस है इसकी स्पेलिंग सही क्या होती है, तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी जो है एकदम करेक्ट होगा, यानी कि मोनोटोनस जो है इस तरीके से लिखा जाता है। इसमें होता क्या है, MONOTONOUS, ठीक है। ये मोनोटोनस की सही स्पेलिंग है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, तो कहते हैं एल्बो ग्रीस, ठीक है। मीनिंग ऑफ एल्बो ग्रीस जो है वो क्या होती है, ठीक है। चलिए बताइए मीनिंग ऑफ एल्बो ग्रीस, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लेजी वर्कर, ठीक है। लेजी वर्कर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये मीनिंग ऑफ एल्बो ग्रीस कहलाता है।